चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से ठीक 10 मिनट के बाद होगी। 12 बजे लाइव जी न्यूज पर आप देख पाएंगे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें चुनाव आयोग आपको बताएगा किस राज्य में कितनी तारीख को वोट पड़ेंगे, किस राज्य में कितनी तारीख को वोटों की गिनती होगी और सरकार बनेगी। 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें ज़्यादातर पर 75 पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी, 73 बीजेपी के और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और विधानसभा में 224 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, बीएसपी को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28 और अन्यों के खाते में 24 सीटें गई थी। कुल मिला के 5 राज्यों का चुनाव है राजीव त्यागी, जिसमें से एक में बीजेपी अकेले है, गोवा में। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ है। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो क्या इसको ऐसे देखें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बराबर की लड़ाई है, दोनों का बराबर बराबर स्टेक पर है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हर चुनाव पार्टी के लिए स्टेक पे तो रहता ही है, और पार्टी को निश्चित रूप से हर चुनाव में जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करना होता है कि सत्ता में आने के बाद वो अपनी नीति और सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को जनता हित में लागू कर पाए। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अभी मांग करती है, लोगों से अपील करती है कि मुद्दा आधारित चुनाव हो, कि मुद्दे क्या हैं पार्टियों के। क्या 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिए? क्या अच्छे दिन अंतरिक्ष से चल करके आज आ गए हैं देश में, या कोहरे की वजह से वो दिख नहीं पा रहे हैं? तो ये चिंता का विषय है कि लोग बात, पॉलिटिकल पार्टीज वादे करती हैं, उसको पूरा नहीं करती हैं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ पूरा जहां जहां हमारी सत्ता है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 690 सीटों पे 5 राज्यों में चुनाव है। और इन 690 सीटों पे जो दल जीतेंगे, जो दल समर्थन करके आगे बढ़ेंगे, वो ही निश्चित रूप से राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और जो कि आपने अभी अपने व्यूअर्स को दिखाया, लोकसभा का मुद्दा आधारित राजनीति चाहते हैं, मैनिफेस्टो देखना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में क्या है, किस तरह की चीजें हैं। जैसे गाजियाबाद का उदाहरण लीजिए, गाजियाबाद ट्रैफिक व्यवस्था से बहुत दो चार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज से 1.5 साल पहले गाजियाबाद आए थे और नेशनल हाईवे 24 का चौड़ीकरण का एक कार्यक्रम दे गए थे कि भाइयों बहनों और मित्रों 3 महीने में मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। अब 1.5 साल हो गए, अभी तक एक ईंट या एक फावला मिट्टी नहीं खुदाई हुई है वहां पर। तो ये सब चीज लोग बात देखते हैं निश्चित रूप से। और जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब में, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि चुनाव किसको आगे लेके लड़ेंगे? राहुल गांधी है नहीं, शीला दीक्षित रैलियों में दिखाई नहीं दे रही। राहुल गांधी अकेले जगह जगह पर थे और शीला दीक्षित वहां से गायब थी, जिनको आपने सीएम कैंडिडेट बनाया। रीता बहुगुणा जोशी आपका बड़ा चेहरा थी, वो बीजेपी में चली गई। राज बब्बर को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, आपकी आधी पार्टी के लोग उनको अभी भी कांग्रेस का नहीं मानते, समाजवादी पार्टी का ही मानते। तो आप ही खड़े हो जाते, कम से कम आपका चेहरा ही हो जाता। एक कांग्रेसी तो होता जिसके पीछे कांग्रेसी चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं, और मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा, राजनीति, प्रत्येक दल में राजनीति होती है और राजनीति होनी चाहिए, मतैक्य होना चाहिए, आपस में विचारों का कहीं ना कहीं टकराव भी होना चाहिए दलों में, तभी जाकर के एक बेहतर चीज निकल करके आती है रोहित जी। क्योंकि प्रजातंत्र है देश में, राष्ट्रशाही तो नहीं है जैसे मोदी जी और शहनशाह और उनके दाग दरबारी कर रहे हैं पूरे देश में। विचार अलग अलग हो जाए। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, मैं कांग्रेस के विषय में एक बात कहना चाहूंगा। कांग्रेस ने अपने मुद्दे क्लियर कर दिए हैं। किसान और दिहाड़ी मजदूर को दाम, नौजवान को काम, गांव गरीब किसान नौजवान को सेंट्रिक रख के हम अपनी नीतियां बनाएंगे। छोटे व्यापारियों को बेहतर जीवन मिले, बेहतर व्यापार मिले, टैक्सेस में रिलैक्सेशन हो उनके लिए, उन नीतियों को लेकर के आएंगे। क्योंकि नोटबंदी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है, छोटा व्यापारी प्रभावित हुआ है। और जिस तरह से ज्वेलर्स को सरकार ने परेशान किया पूरे देश के, कोई चिंता का विषय है। और मुद्दा आधारित चुनाव होना चाहिए। जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष से उत्तर प्रदेश को बाहर निकलना चाहिए। पंजाब को ड्रग्स से बाहर निकालने की कोशिश होनी चाहिए। हमने कहा कि पंजाब में प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। देखिए, रोजगार जब मिलता है ना व्यक्ति को, तो उसका परिवार खुशहाल होता है, और खुशहाली ही विकास है, खुशहाली ही जीवन है, हमारा ये मानना है। चलिए देखते हैं सर, जनता को आपकी बात कितनी समझ में आती है और जनता वाकई आपकी बातों से प्रभावित होकर आपको वोट देती है कि नहीं देती है। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई चेहरा नहीं है उस तरीके का, और जहां है उत्तराखंड में, वहां उससे नाराज कितनी है। विशाल पांडे, चुनाव की तारीखें तो बता देगा चुनाव आयोग, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तारीख कब तय करेगी और ये तय कब होगा? कौन समाजवादी पार्टी एम है, कौन समाजवादी पार्टी ए है,
कौन साइकिल पे जाएगा, कौन मोटरसाइकिल पे जाएगा, या दोनों ही कोई नया चुनाव चिन्ह लेके आएंगे? बिल्कुल रोहित जी, लगातार मीटिंगों का दौर मुलायम सिंह यादव के घर पर चल रहा है, लेकिन जी न्यूज़ के सूत्र बता रहे हैं कि अब जिस तरह से लखनऊ में धूप निकल रही है उसी तरह से सुलह की गुंजाइश धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश का जो खेमा है, रामगोपाल यादव ने अभी दिल्ली में ही सुबह सुबह बयान दिया है कि समाजवादी जो अखिलेश यादव का खेमा है वो अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। और फिलहाल लेकिन एक गुंजाइश जो आजम खान के जरिए बची है उसी को लेकर अंदर बैठक चल रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अब दोनों खेमे किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है, अलग अलग जाने के लिए ही चुनावी मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। पर जब तक कुछ आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए इस पर कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आजम खान अभी मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है। इस यूपी के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी रोहित जी कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, जैसा आप बता रहे थे, और इनके पास गठबंधन को लेकर भी अभी तक अपने किसी सीट पे प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाए। इनके प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में है कि ये अखिलेश के साथ जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति है। तो राजीव त्यागी जी के सामने ये भी बहुत पशुपेश की स्थिति होगी कि क्या करेंगे आगे। ठीक है सर, वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भरोसा दिया था कि आप जाइए अकेले, हम आपके साथ हैं, चुनाव के बाद देखा जाएगा, उनको भरोसा दिया था। अरशद आबिद साहब, आपको लगता नहीं बड़ा गलत मौका है लड़ाई का? थोड़े दिन बाद कर लेते, बंटवारा ही करना था जायदाद का तो। और जनता भी इस बात को समझती है सर बखूबी कि जब कोई राजनीतिक पार्टी परिवार से चलती है और राज्य की सत्ता को, जनता को वो अपनी जायदाद समझ लेती है और बांटने पे तुल जाती है। देखिए रोहित जी, समाजवादी सिद्धांतवादी होते हैं और समाजवादियों का इतिहास है कि वो कुछ समय के लिए उनमें मतभेद तो हो जाते हैं, लेकिन जब सांप्रदायिक ताकतों से, भ्रष्ट ताकतों से और जातिवादी ताकतों से लड़ने की बात आती है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। समाजवादियों का तो ये इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में चौथी सरकार है, और मैं इन भाजपा, कांग्रेस और जो और पार्टियों के जो लोग हैं, जो पूरे देश के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे एक सवाल जो है कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार है 1989, 1993, 2003 और 2012। समाजवादी पार्टी की सरकारों में हमेशा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की गई है, और हमारा एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के किसी आरोप में जेल नहीं गया है। अगर जेल गया है तो मुझे उस मंत्री का नाम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 2, भाजपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एक हैं, आपस में मिले हुए हैं, और देश को आजाद हुआ 70 साल हो चुके हैं। देश 1947 में आजाद हुआ, पहला चुनाव 1952 में हुआ। 1952 से लेकर 2016 तक इस देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के और इंडिया लेवल के 2245 घोटाले हुए हैं। 2245 छोटे बड़े घोटाले। 36 साल में आप कह रहे हैं ना, 20 साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, सरकारों में हुए हैं। 36 साल आप कह रहे हैं ना, 36 साल में से 20 साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। सर देश की बात कर रहा हूं सर, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 55 साल सर, 36 में से 20 साल तो आपकी सरकार रही ना सर वहां पे। सुन लीजिए सर, बताइए ना, 36 में 20 साल आपकी सरकार रही। सर बताइए ना, आपने क्या कमाल कर दिया? तो हमारे घोटाले कहां ले गए सर उत्तर प्रदेश को? बताइए ना सर। तो रोहित जी, तो घोटाले कहां हुए हमारी सरकार? बताइए ना सर। बिजली नहीं आती सर, यहाँ नोएडा गाजियाबाद तक में नहीं आती, बाकी तो भूल जाइए। सफाई इटावा में बिजली देख के आपको लगता है सब जगमगा रहा है, तो फिर ठीक है सर। और जो हमारा तीसरा कार्यकाल है वो 4 साल का। अगर आपको सफाई इटावा देख के लगता है सब जगमग है तो फिर ठीक है। हमारी सरकार तो कभी इधर भी आइए सर। राजीव त्यागी कई बार तो अंधेरे में बैठ के प्रोग्राम करते हैं शाम को सर। ओबी में जनरेटर ना हो तो दिखाई ना दे। मुझे उसे एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो सपा की सरकार का भ्रष्ट मंत्री हो और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो। जबकि बसपा, भाजपा, कांग्रेस के कितने मंत्री जेल गए? त्यागी जी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप लोगों ने कोई अखिलेश जी से वादा किया हो चुनाव बाद का। 5 घंटे फिलहाल उनको कुछ इतिहास बता दीजिए उत्तर प्रदेश का और समाजवादी पार्टी शासन का। कपड़े फाड़ दिए थे मायावती के लोगों ने सर। ये कह रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। बस बोलिए। मेरे मित्र को एक ही राय देना चाहूंगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम। इतनी दुविधा में मत रहिए, पहले बात कर लीजिए कि सुलह कब तक होगी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर कलाई खोलना बैठ जाऊंगा ना अभी, हम सब एक तो बोल नहीं पाओगे और हमें सुलह भी हो जाएगी। लेकिन किस पे कितना मुकदमा है और सीबीआई की कैची से कितनी डरती है समाजवादी पार्टी, जरा पूछ के आना मेरे मित्र। सीबीआई की कैची से कितनी डरती है बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जरा पूछ के आना पहले आप हाईकमान से। बुरी तरह बाहर कर दिया सर। भ्रष्टाचार के आरोप आप पूछ रहे हैं ना, सजा दी है देश की। पहले पूछ तो ये पार्टी की लाइन क्या है? के आरोप आप
पूछ रहे हैं ना, पार्टी की लाइन तो क्या है, कुछ चाहिए। बात सुन लीजिए, आपको इस हैसियत में ला दिया, अब सुनिए ना, इस हैसियत में ला दिया है कि आप मुख्य विपक्ष भी नहीं बन पाए। आप सुनिए ना सर, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का एक मामला बता दीजिए। घोटालों की जरा ये देख लीजिएगा कि पिछले 20 साल में केंद्रीय सरकारों में समाजवादी पार्टी ने कब कब समर्थन दिए और वापस लिए हैं सर, और उस समय आय से ज्यादा संपत्ति के मामले की स्थिति क्या क्या रही है, कैसे कैसे अदालतों में सीबीआई ने अपने हलफनामे बदले हैं या वापस लिए हैं सर, उससे आपको पता लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार कहां से डायरेक्ट होता है, कहां से रेगुलेट होता है और कहां से कंट्रोल होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि तस्वीर आपको चुनाव आयोग की दिखा देते हैं। ठीक 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। इस वक्त कुर्सियां लग चुकी हैं, चुनाव आयुक्त तभी आएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बीच में बैठेंगे और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, जिसमें वो तारीखों का ऐलान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कब चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, वोटों की गिनती कब होगी, कब सरकार बनेगी, पंजाब में कब चुनाव होगा, कब वोटों की गिनती होगी, कब सरकार बनेगी, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में, हर राज्य की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। पवन नारा, आप नोएडा में खड़े हैं, मैं बहुत देर से माफी चाहता हूं, आपसे सवाल नहीं ले पाया, आपके पास कुछ लोग भी होंगे, जल्दी से उनसे पूछ लीजिए अगर लोग हैं तो, कि वोट क्या सोच के देंगे, नोटबंदी को सोच के देंगे या पिछले 5 साल में यूपी की सरकार ने जो काम किया उसको देख के देंगे। रोहित, लोगों का तो सब्र जवाब दे गया, 1 घंटा इंतजार करने के बाद चले गए हैं, लेकिन जाते जाते लब्बुलुआब ये दे गए हैं कि यूपी में बीएसपी यानी बिजली सड़क पानी पर चुनाव होता था और गुंडागर्दी एक मुद्दा होता था, लेकिन जो नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी में चल रही है और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है यानी डीएम का चुनाव हो सकता है, यानी डी ग्लैमराइजेशन ऑफ मुलायम और डीमोनेटाइजेशन, ये 2 मुद्दे हैं। इसके अलावा अभी तो बिसात बिछनी शुरू हुई है, समाजवादी पार्टी के नेता कंफ्यूज हैं, वो अपने पोस्टर बैनर के ऑर्डर देने के बाद कह रहे हैं भैया अभी मत छापो, अभी तय नहीं हुआ है कि किसके पक्ष से हमें लड़ना है, तो वो भी कंफ्यूज है। और फिलहाल वोटर भी ये सोच रहा है जो समाजवादी पक्ष का है कि अभी कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो फिलहाल साइलेंट किलर मायावती दिखाई दे रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए हैं, देखिए पवन, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं, उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा होगा सभी राजनीतिक पार्टियों को और वोटरों को भी, अगर वाकई वो इंतजार कर रहे थे बैंक की लाइन में बैठ के कि चुनाव कब आए।